दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुवेद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, आज हम वास्तु के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान ये तीन जीवन की मूलभूत आवश्यकता हैं और इनमें से एक भी कम हो जाए तो जीवन का संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो इन्हीं तीन तत्वों में से एक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी मकान के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हर कोई का एक सपना होता है कि उसका खुद का अपना घर हो, चाहे भले ही वो छोटा, लेकिन सब चाहते हैं कि उनका अपना घर हो। तो आप सपने पालिए और आपके सपने को हम पूरा करेंगे। हम बताएंगे कि घर तो आपका हो, लेकिन घर कैसा हो, उसका वास्तु कैसा हो, वास्तु के अनुसार आपका घर कैसा हो, ताकि आपके आने वाली दिक्कतें उसमें दूर हो सकें। तो वास्तु के माध्यम से आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में कहता आया हूँ कि आचार्य जी वास्तुविद हैं, आर्किटेक्चर हैं और बहुत सारी चीज़ों में वास्तु को लेकर एक लंबा उनका अनुभव है। तो आज हम उनके अनुभवों का लाभ उठाएंगे और बताएंगे कि आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो इसके लिए सीधे हम चलते हैं बिना देर किए आचार्य जी की तरफ। तो आचार्य जी, आज नए वीडियो हम जारी कर रहे हैं और वास्तु के बारे में लोगों ने बहुत से हमसे सवाल किए थे। कई लोगों ने सजेशन दिया था कि आप वास्तु के बारे में ज़रूर वीडियो बनाइए। तो आज उसका नंबर है और हम यही सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा एक लेमैन की तरह कि वास्तु होता क्या है। हाँ, वास्तु सबसे पहला तो वास्तु के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक मनगढ़ंत बात नहीं है वास्तु, कि ये हमारे वेदों से निकला हुआ है। अथर्ववेद, जिसमें हमारे 4 वेद हैं उसमें एक अथर्ववेद है, उसकी एक शाखा है वास्तु। अच्छा। तो उसमें ग्रह वास्तु, आपका घर कैसा होना चाहिए, आप किस शहर में रहें, आपके शहर का वास्तु कैसा होना चाहिए, जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर आपका कैसा होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, इन सब की उसमें विस्तृत चर्चा है। और विस्तृत चर्चा में भी इतना गजब विस्तृत है, आपके स्वास्थ्य पर वास्तु का गंभीर असर पड़ता है। कई बार कुंडली में भी दोष नहीं है, इसके बाद ही व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जैसे एक मैं उदाहरण दूं, आप पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं, इसके बावजूद भी यदि सीलन वाले घर में रहेंगे तो आपको अस्थमा होने के बहुत कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी तो वास्तु का असर तो पड़ता है इसमें जी। गृहिणियाँ कई बीमार रहती हैं, गृहिणियों को कूल्हे की शिकायत है, किसी को थायराइड की शिकायत है, किसी को पैरों की शिकायत है। इन सब का संबंध गंभीर रूप से वास्तु से होता है। कहीं किचन में दोष हैं, कहीं ड्राइंग रूम में दोष हैं। कोई व्यक्ति आ रहा है आपके घर में लड़ना ही शुरू कर देता है, कोई व्यक्ति आपसे उधार पैसे लेके गया वापस ही नहीं कर रहा है। तो इन सबका एक बड़ा विस्तृत हमारे वेदों में इसका उल्लेख है, जो वास्तुशास्त्र इसमें किया गया अथर्ववेद के अंदर। तो उसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो निश्चित रूप से वास्तु की चर्चा की जानी चाहिए। वास्तु का असर पड़ता है। हमारे यहाँ 10 दिशाओं का विशेष महत्व है जी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, चारों के 4 कोने होते हैं। एक वायु ऊपर दिशा आकाश दिशा होती है, एक पाताल दिशा होती है। इनमें सबका विशेष ध्यान रखा जाता है। सबको रखते हुए जो हम आयोजन करते हैं घर में, वो वास्तु कहलाता है। अच्छा। जब आप घर में प्रवेश करते हैं, चींटियाँ भी आएंगी, मक्खियाँ भी आना शुरू होती हैं, छिपकली में आ जाती हैं। तो इन सबका एक अपना स्थान है। कई बार दक्षिण पश्चिम के कोने में यदि गलत है तो आपके छिपकली बहुत आएंगी, सांप निकलने लग जाते हैं, बिच्छू निकलने लग जाते हैं। अच्छा। तो ये जो संबंध होता है इनका बड़ा गंभीर संबंध होता है। तो इस तरह के दोष न बने उसके लिए वास्तुशास्त्र में बहुत वर्णन है। और मतलब मनगढ़ंत तो शास्त्र नहीं है, बहुत गहरा शास्त्र है। अच्छा। तो मतलब 10 दिशाओं का सही निर्धारण हाँ, होना चाहिए। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है आचार्य जी? आपने हालांकि ये बताया तो ज़रूरी है, बताया है कि इस तरीके की चीज़ें होने लगती है, लेकिन ये सामाजिक जीवन में आजकल चूँकि बहुत देखने में आ रहा है। हर कोई जो है आजकल वास्तु की बात कर रहा है, वास्तु सम्मत अपने मकान बना रहा है। तो इतना आवश्यक हो गया है क्या? है आवश्यक नहीं, ये परम आवश्यक है। आपके यदि आप अपने शरीर की बात करें, भगवान ने आपके शरीर में मस्तिष्क बनाया है जो सूर्य से प्रभावित होता है। ब्रह्मानंद आपका सूर्य से चलता है, आज्ञा चक्र चंद्र से चलता है। आप देखेंगे आग्नेय कोण में यहाँ आपके इंटेस्टाइन है, यही आपका अग्नाशय है। आप बीच वाले हिस्से को नीचे देखते हैं, बीच वाला जो हिस्सा होना चाहिए नाभि का, ये हिस्सा खाली हिस्सा है कि ब्रह्मस्थान खाली होना चाहिए। तो जो आपके शरीर का वास्तु है, कहाँ हार्ट है, कहाँ क्या है, ये सब वास्तु सम्मत है।
और यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वो आपके पिंड में, तो आपका घर का भी वास्तु वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि वायव्य कोण से चलने में हवाएं आती हैं, हवाओं की विशेषता गोल घूमती है, वायव्य कोण से प्रवेश करती है, ईशान्य होते वापस निकल जाती है। यदि आप दक्षिण पश्चिम से हवाएं लाओगे तो हवा अंदर ही एंट्री नहीं करेगी, और जो दोष एंट्री करेंगे वो आपके जो हवा वहाँ से आएगी वो बीमार ही हवा आएगी। ताज़ी हवा वायव्य कोण से चलती है, और जब तक नैऋत्य कोण में आती है तब तक खुद बीमार हो जाती है, अर्थात बहुत सारे वायरस उसमें मिल जाते हैं। तो इन सब बातों का मतलब गंभीरता से उसमें अध्ययन है। एक सीरीज में इसको पूरा अपन नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक महत्व आएगा। अच्छा। किचन का एक अपना महत्व, ड्राइंग रूम का अपना महत्व है, शूज़ कहाँ उतारना चाहिए, बालकनी कैसी होना चाहिए, कितनी इनकी लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, ये सब वास्तुशास्त्र में है। तब जाकर आप पूर्ण वास्तु वाले मकान में रह पाते हैं। अन्यथा कई किले ऐसे इनका आप अध्ययन करेंगे कि लूट लिए गए, आज लोग बर्बाद हैं, कई किले खंडर पड़े हैं, तो उनमें गंभीर वास्तु है उसमें। शिवाजी का जो किला था जब तक जिंदा रहे तब तक जीतते चले गए, जबकि औरंगजेब जैसा एक बादशाह इतना बड़ा था, उसके लिए उन्होंने ना कुछ चने चबा दिए, पूरे भारत में वो उत्तर से दक्षिण तक पहुंच गए। यदि उत्तर का थोड़ा साथ दे देते तो औरंगजेब वगैरह तो उसी समय नष्ट कर दिया होता। तो वो स्थिति हैं कि हम कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो उसका वास्तु बहुत गहरा होता है। देश का वास्तु है, आप किस जगह काम करने जा रहे हैं उसका वास्तु है, तो सब चीज़ इसमें होती है। अच्छा, जैसे आचार्य जी आपने भी किलों की बात की, यदि मान लो आज इनका वास्तु सुधारा जाए, क्या सुधर सकते हैं क्या? हाँ, सुधर सकते हैं, और ये वापस पुराने अपने जो व्यवहार है उसको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा। आज जो किले नष्ट हैं वो राजा भी नष्ट हैं आज, और जो किले आज उन्नत हैं वो राजा भी आज उन्नत हैं। जयपुर का किला उन्नत है, राजा उन्नत है। ग्वालियर का किला उन्नत है, राजा आज भी उन्नत है। हैदराबाद किला उन्नत है, वो राजा आज भी उन्नत है। तो वो तो इसमें अंतर है, और वो उसमें यदि आपका घर यदि बहुत अच्छा होगा वास्तु अनुसार तो आप भी उन्नत रहेंगे। मित्रों, मेरा तो आपसे कहना बहुत कुछ ये है कि वास्तु मतलब मनगढ़ंत चीज़ नहीं है, और वास्तु मतलब बहुत खर्चा भी नहीं है कि आपका पूरा मकान तोड़ दिया फिर कुछ बना रहा है, ये भी नहीं है। वास्तु में आप बाकायदा उन देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। जैसे किचन है, किसी भी कोने में किचन आ जाएगा तो किचन की संरचना किचन जैसी होना चाहिए। यह नहीं कि पूरा ड्राइंग रूम तोड़ेंगे फिर वहाँ किचन बनाने जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वास्तु में बहुत सारे उपाय भी हैं जो शास्त्र सम्मति है और उससे आपको लाभ मिलता है। अच्छा आचार्य जी, यदि आपसे ये पूछा जाए, चूँकि वास्तु का तो रिवाज आजकल बहुत देखने में आ रहा है, लेकिन पुराने समय में तो ऐसा कोई वास्तु कोई देखता नहीं था, और तब भी लोग सुखी रहते थे, प्रसन्न रहते थे। नहीं, ये घटना आप बता रहे हैं बीच के समय की, जब मुगल और अंग्रेजों का काल आया, उससे पहले इन सब चीज़ों को देखा जाता था और बनाया जाता था। मुगलों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने में कोई कमी नहीं रखी है। जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाए गए, पूरे शास्त्र इसमें जला दिए गए, भगवानों के मंदिर को तोड़ के चैलेंज दिया जाता तो हमारे भगवान ही नहीं है। मतलब इस संस्कार को ढकोसला कराने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और हमारे यहाँ चूंकि लिटरेसी उतनी नहीं थी तो उसमें ढलते चले गए, तो इसलिए उस चीज़ को नहीं होते हैं। फिर भी आज भी गांव के किसान जब घर बनाता है, घर के बाहर गौशाला बनाता है और उसके बाद उसका पूरा प्रवेश होता है। लेट बाद घर से आज भी वो बाहर बनाता है। घर के जो मकान होते हैं इस तरीके से मकान बनाए जाते हैं, और 51 डिग्री का घर में कहीं कोई कोना बनाए वो भी घर के वास्तु को दूर करता है। तो उन मकानों को देखते हैं तो वास्तु सम्मत बहुत सारे हुआ करते थे, और बड़ी जब हवेलियों का समय आया तो हवेलियों में फिर इन वास्तु का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जिन उजड़े किलों का आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं नैऋत्य कोण टूटा हुआ ही मिलेगा, और अग्नि कोण और ईशान्य कोण ये आपको विकृत मिलेंगे, तो आज वो टूटे हैं। अच्छा। अब जैसे एक अपन अपने घर की बात करें, मतलब एक आम आदमी के घर की बात करें, तो आम आदमी का घर कैसा होना चाहिए? मतलब एक आदर्श सिचुएशन उसकी क्या होना चाहिए? उसका किचन कैसा होना चाहिए, उसका ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, उसके तमाम तरह के और जो बेडरूम कैसा होना चाहिए, ये आप बताइए। कि इसमें मुख्य तो ये रहता है, दिशाओं के अनुसार इनके नाम दिए गए हैं। जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का सूर्योदय होता है, पूर्व दिशा के राइट साइड में अग्नि कोण होता है। जहाँ दक्षिण दिशा और पूर्व के बीच का होता है अग्नि कोण होता है, वहाँ से अग्नि आती है। आपने सूर्य को देखा होगा, पूर्व से ऐसा घूमते हुए पहुँचता है पश्चिम में। सूर्य सीधा सीधा ऐसा नहीं आता ऊपर से, उसकी दक्षिण से घूमकर इधर पहुँचता है। तो इसीलिए उसकी दिशाएं फिक्स हैं। पहले अग्नि कोण में जाएगा, फिर इसके बाद दक्षिण में जाएगा, फिर नैऋत्य कोण में आएगा, फिर पश्चिम कोण में आएगा। तो इसीलिए जो घर बनाए गए हैं अग्नि कोण में अग्नि प्रभावित होती है, वहाँ पर किचन बनाए गए हैं। दक्षिण दिशा चूँकि मंगल की भी दिशा है और इस पर राहु का भी विशेष प्रभाव होता है, वहाँ पर लेटवाद भी बनाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य कोण होता है जो मकान मालिक के लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि वास्तु पुरुष जो बनाया उसमें ये सब चीज़ें दर्शाई गई हैं। वह सिर उसका है ईशान्य कोण में, जो पूर्व और उत्तर के बीच का होता है।
तो इसलिए उस दिशा को पवित्र बनाया गया, भगवान इसलिए वहाँ पर बनाए जाते हैं। उत्तर दिशा में पानी का स्रोत होना चाहिए, लक्ष्मी का स्रोत वहाँ पर होता है, इसलिए अलमारियों को उस दिशा में करके रखा जाता है। वायव्य कोण में खिड़कियाँ होना चाहिए, बड़े बड़े रोशनदान होना चाहिए जो आपके घर को पूरा ऊर्जावान बनाए रखें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब मकान बनाते हैं, और ब्रह्म स्थान उसमें खाली होना चाहिए, तो वहाँ अधिक कुछ नहीं होना चाहिए। ये ब्रह्मस्थान से क्या तात्पर्य, मतलब लोग कैसे समझें? ब्रह्म स्थान से तात्पर्य आप अपने घर को, जैसे हम कोई एक क्रॉस करते हैं, वो क्रॉस करने में जो बीच वाला पॉइंट आता है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। जैसे एक चौकोर उसमें क्रॉस लगाया तो बीच का जो स्थान आएगा वो ब्रह्म स्थान होगा। अच्छा। तो सेंटर पॉइंट जो आपके घर का होता है उसमें दीवार वीवार नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अच्छा। तो मकान मालिक को तरक्की देता है, डूब जाता है नहीं तो। आप कितने भी बड़े उद्योगपति हो, कितने पैसे आप कमा लें, यदि आपने ब्रह्म स्थान पर, बीच स्थान पर सीढ़ी बना दी तो आपका डूबना तय है। आप चाहे कितने ही प्रयास करना, आप लगातार छापे पड़ेंगे, आपके यहाँ बड़ी परेशानी आपके यहाँ फंस जाएगी। तो ये रहता है इसका। लेकिन आचार्य जी आजकल देखने में तो आता है कि लोग अपने ड्राइंग रूम से ही बीच में सीढ़ियाँ ऊपर दे देते हैं कई लोग। हाँ, तो लोग डूब जाते हैं उसमें। अच्छा। मतलब आज करोड़ों के मकान खरीदने के बाद कई बार देखा हो, लोग 5 से 7 साल में बेचते नजर आते हैं उसको। अच्छा। तो जो बिक रहा है, मतलब कहीं उसमें वास्तु दोष हो, तरक्की रोक दी तो बिकेगा। तो मतलब इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो की पॉइंट है उस पर कोई निर्माण, अच्छा, उस पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। अच्छा आचार्य जी, वास्तु की जब बात आती है तो वास्तु दोष क्या मकान बनाते समय वास्तु दोष दूर कर लेना चाहिए, या मकान किसी ने खरीद लिया उसके बाद वास्तु दोष दूर करना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए? इसकी शुरुआत तो मकान बनाने से ही होती है। अच्छा। क्योंकि भूमि पूजन का विशेष महत्व होता है कि जिस समय आप जैसे भूमि पूजन करेंगे उसका भविष्य वैसा ही निर्धारित हो जाता है। जिस बच्चे का गर्भ में जन्म होना तो उसकी जन्म कुंडली बन जाती है। तो भूमि पूजन और गृह प्रवेश, भूमि पूजन इसका बीजारोपण है और गृह प्रवेश उसकी जन्म कुंडली है। अच्छा। तो गृह प्रवेश का मुहूर्त और भूमि पूजन का मुहूर्त, तो वही इसमें भी काम करता है। तो शुरुआत वहीं से होती है। अच्छा। कि आप शुरुआत ही वहाँ से करें, फिर मकान को उस तरह से बनाना शुरू करें कि पंचक में यदि आप छत डाल दोगे तो आप पंचक की छत टपकने लग जाएगी, पानी आपका आने लग जाएगा, फिर आप रह भी नहीं पाओगे। तो नक्षत्रों का भी इसमें विशेष समय रहता है। अच्छा। तो जब कई बिल्डर्स लोग मकान लेते हैं, उसमें पंचक में छत यदि बना दी तो अच्छा वास्तु के अनुसार मकान है तो भी आपको नुकसान देगा। तो इसका ध्यान रखा जाता है। अच्छा। हाँ। मतलब बनाते समय ये सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए कि पंचक में तो शुरुआत नहीं हो रही, या उस दौरान छत डल रही तो पंचक तो ना आए। और यदि इत्तेफाक से आ जाए, मतलब कई लोगों को मालूम नहीं रहता, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? वो फिर वास्तु का जब पूजन किया जाता है, जिसमें हम प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश जब करते हैं, तब फिर इन सब की शांति की जाती है। अच्छा। तो शांति के जो उपाय होते हैं वो मंत्र होते हैं और उनके विशेष तरीके होते हैं, उससे फिर इसकी शांति होती है। और जो वास्तु के अनुसार घर यदि बनाया है आपने तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से होने लग जाती हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है आचार्य जी कि गृहिणी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है घर में, और किचन उसका सबसे पसंदीदा जगह होती है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किचन कैसा होना चाहिए, और घर जब खाना बनाते समय उस गृहिणी का मुंह किस तरफ होना चाहिए, किसके, या किचन का मुंह किस तरफ होना चाहिए? इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और महिलाओं को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जो घर होते थे उसमें चूल्हे बनते थे और बैठकर भोजन बनाया जाता था। गृहिणियाँ पूर्ण स्वस्थ होती थी बड़ी उम्र तक। दादी मामी जिनको हम देखते हैं तो दांत भी नहीं टूटे होते थे और स्लिम ट्रिम बनी रहती थी। आज कमर के नीचे का हिस्सा जो मोटा होने का प्रचलन शुरू हुआ है, खड़े होकर खाना बनाने का सिस्टम से शुरू हुआ। विशेषकर कहीं कोई दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके खाना बनाएगी गृहिणी तो उस पर स्वास्थ्य का ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अग्नि कोण में अग्नि वहाँ पर होना चाहिए। पानी कोण में जो उत्तर दिशा है वहाँ पर पानी होना चाहिए। ईशान्य कोण वहाँ भी साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ आप वाश बेसिन बना लें और गंदे बर्तन उसमें रखें, तो वो भी आपको नुकसान करते हैं। सीलन नहीं होना चाहिए क्योंकि अग्नि का स्थान है, वहाँ सीलन होती है तो गृहिणी को अस्थमा 100% हो जाता है। ईशान्य कोण में यदि वाश बेसिन बनाए हुए है, गंदे बर्तन रखते हैं तो गृहिणी को मानसिक रोग होने की संभावनाएं पूरी होती हैं। उस जगह यदि आपने स्टोर बनाया हुआ है तो भी आपको दिक्कत देता है। तो इनका विशेष इसमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी आती है, भगवान का घर, क्योंकि हर घर में भगवान होते हैं और हर आदमी चाहता है कि भगवान की जगह कम से कम अच्छी हो। तो भगवान का रूम या भगवान का स्थान घर में कहाँ, किस दिशा में होना चाहिए? भगवान का स्थान वैसे तो ईशान्य कोण में होना चाहिए, उत्तर और पूर्व के बीच, क्योंकि सबसे पवित्र कोना वही होता है, ईशान कोण। और व्यक्ति जब पूजन करे उसका मुंह पूर्व में होना चाहिए, ये उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो उसमें भी बहुत शुभ रहता है।
आजकल लोग मैं देखता हूँ मकान बड़े बड़े बना लेते हैं, भगवान की जगह उसमें नहीं होती है, वो फिर कहीं भी मकान को स्थापित करते थे, यहाँ कर लें वहाँ कर लें वहाँ कर लें, ये बड़ा मतलब भगवान के बारे में सोचते ही नहीं और जबकि भगवान हमारे घर का एक अहम हिस्सा होते हैं, वो भारतीय संस्कृति का तो अहम हिस्सा है ही, क्योंकि हम सुबह उठते ही उनकी आराधना करना शुरू करते हैं और सारे काम ही शुरू होते हैं। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि भगवान का घर पहले देखा जाए, पहले भगवान का स्थान कहाँ बनाया, ईशान्य कोण ही पहले डेवलप किया जाता है। जो गृह जो हम भूमि पूजन करते हैं ईशान्य कोण में ही करते हैं, वहीं सबसे पहले हम गड्ढा करते हैं। अच्छा। तो उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है और लोग उसको उस तरह से नहीं लेते हैं कि हुआ क्या, या देवज्ञ जो समझाते नहीं है उनको। अच्छा, ड्राइंग रूम की में भी आजकल तरह तरह की, कई लोगों के घर में तरह तरह की सामग्रियाँ देखने को मिलती हैं, जरा ऊट पटांग सी थोड़ी सी लगती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मालूम पड़ता है कि ये वास्तु के लिए ज़रूरी था। तो ऐसी कुछ सामग्रियाँ रख सकते हैं क्या ड्राइंग रूम में? ड्राइंग रूम जो मकान मालिक है उसके घर का चरित्र होता है। अच्छा। आपके ड्राइंग रूम को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मकान मालिक की माली हालत कैसी है, मकान मालिक के घर के लोगों का सामंजस्य कैसा है। इसलिए वहाँ पर सौम्य चित्र होना चाहिए। बहुत उग्र वाले कई लोग वो तलवारें ऐसी क्रॉस करते हुए लटका देते हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा। यदि तलवार या शस्त्र आपके रखे हुए हैं तो लड़ाई का 100% कारण है, आप सुकून से उस घर में नहीं रह पाओगे। तो बड़ा सौम्य होना चाहिए, अच्छे चित्र होना चाहिए। वहाँ पर ऐसे चित्र होना चाहिए जो व्यक्ति आके बैठा हुआ वो देखकर उसमें आकर्षित हो। अच्छा। और उसके बारे में आपके बारे में सोचना शुरू करे। तो थोड़ा सा उसको उन्नत होना चाहिए, तभी आपका जो ड्राइंग रूम है उसका असर सामने वाले व्यक्ति पर पड़ पाएगा। ये आपने आचार्य जी बहुत बड़ी बात बताई कि आपका इंट्रोडक्शन होता है, एक तरह से ड्राइंग रूम आपका इंट्रोडक्शन होता है, और आप बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं कि क्रॉस वाले चीज़, तलवार क्रॉस वाली नहीं होना चाहिए। कई लोग 2 बांसुरी टांग लेते हैं, कुछ उसका भी कुछ असर पड़ता है? नहीं, वो असर उस बेस का है कि वो सुंदर है। यदि बांसुरी आप टांग रहे हैं तो अच्छा होता है। अच्छा। भगवान कृष्ण का फोटो टंगा हुआ, भगवानों के कुछ टंगे हुए हैं, ये एक अच्छे उसमें आता है। हिंसक पशुओं के लोग डाल देते हैं। अच्छा। तो हिंसक पशु भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इनका विशेष थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं वो तो अच्छा फल देंगी, बेकार चीज़ें बेकार फल देंगी। और इसलिए उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए लोग शाम के समय में दीपक लगाते हैं, तो उसकी ऊर्जा अच्छी हो जाती है। एक चीज़ और आचार्य जी आजकल देखने में आती, उसका कारण ये भी हो सकता है कि शहरों में चूँकि जगह कम है, मकान बनाने के लिए इतना बड़े प्लॉट मिल नहीं पाते। बिल्डर्स लोग कभी कभी छोटे मकान बनाते हैं, 2 BHK हुआ, उससे भी छोटा हुआ, तो उसमें कभी कभी देखने में आता है कि लेटरिन बाथरूम कंबाइन कर देते हैं। वास्तु के मुताबिक ये कंबाइंड कितना ज़रूरी है, इनको अलग सेपरेट होना चाहिए या कंबाइंड होना चाहिए, ये वास्तु के मुताबिक कैसा है? कंबाइंड होना बुरा नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेकिन साफ सफाई उसमें महत्वपूर्ण है। अच्छा। यदि कंबाइंड आपका है तो बिल्कुल गंदगी वहाँ नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि हम टॉयलेट्स को राहु और चंद्रमा से कॉम्बिनेशन बैठाते हैं उसका। अच्छा। राहु वह क्षेत्र है और चंद्र पानी होता है वहाँ पर, तो जब राहु चंद्र होता है तो ग्रहण योग बन जाता है, तो वहाँ नहाने के बाद थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके बीच में आजकल तो चल गए, बीच में एक लोग कांच का पार्टीशन कर देते हैं, हाँ, एक पर्दे का पार्टीशन कर देते हैं। तो उस प्रकार के पार्टीशन होना चाहिए और सफाई वहाँ पर पूरी होना चाहिए, क्योंकि चंद्र का वहाँ पर स्थान करने आप जा रहे हो राहु में, तो साफ सफाई का विशेष महत्व है। हाँ, तो मतलब या तो पार्टीशन हो या फिर इसका विशेष साफ सफाई की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और है कि लोग दक्षिण दिशा को लेकर बड़े भयभीत हो जाते हैं। यदि आपका घर का मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, या आपके प्लॉट का मुंह दक्षिण दिशा में हो तो लोग मना कर देते हैं। तो ये दक्षिण दिशा से डरते क्यों लोग? दक्षिण दिशा चूंकि मंगल, राहु और शुक्र की दिशा है। अच्छा। वो 3 ग्रह ऐसे होते हैं, आग्नेय कोण में शुक्र का स्थान होता है, दक्षिण दिशा मेन होती है मंगल की, और दक्षिण पश्चिम होता है राहु का। दक्षिण पश्चिम से यदि एंट्री है तो सुनिश्चित है कि आप उस घर में रह ही नहीं पाओगे, आपके यहाँ नुकसान ही नुकसान के 100% ही हो गए। मतलब अच्छा। कोई भी मैंने आज तक समृद्ध दक्षिण पश्चिम से घुसने वाला नहीं देखा है। हजारों ने वास्तु किए, उसमें बिल्कुल डूबेगा। पर उससे अलग हटते हुए जब मंगल की दिशा में आते हैं, मतलब एग्जैक्ट दक्षिण में जब आते हैं, तो फिर वो शुभ होने लग जाता है। अच्छा। मतलब बिल्कुल, यदि आपका कंपास बता रहा है कि दक्षिण है तो आप उसको ले सकते हैं। अच्छा। या जो बाउंड्री वाल बनी हुई, उस बाउंड्री वाल में एग्जैक्ट जो दक्षिण है वहाँ पर आप मेन गेट कर दें तो आप उससे बच जाएंगे। अच्छा। तो उसका उसमें असर, क्योंकि असर पड़ता है प्रवेश करने का, तो वहाँ जो गेट बनाए जाए, वो मेन एंट्री कहाँ दी जाए, इसका विशेष महत्व है। तो दक्षिण दिशा का मकान शुभ होता है, पर उसके लिए उस तरह का विशेष वास्तु किया जाना चाहिए। क्योंकि लोग दक्षिण के नाम से डरने लगे हैं। इसलिए डर लग गए। लोगों ने देखा है कि दक्षिण दिशा में कितने लोग बर्बाद हुए हैं। जब बात सुनते हैं तो उनको घबराहट होती है। अच्छा। पर उसकी भी दिशा का अपना महत्व है कि दक्षिण दिशा ऊर्जा की दिशा है, युद्ध लड़ना है, राजनीति करनी है, क्षेत्रों में प्रभाव दर्शाना है, तो उसके लिए दक्षिण दिशा शुभ होती है।
और अच्छा, मान लो कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि अपन जैसे प्लॉट का मुंह दक्षिण की तरफ है और वो चेंज ही नहीं कर सकते अपन, अगल बगल मालूम 2 मकान बने हुए हैं, अब चूंकि उसको दिशा चेंज नहीं हो सकती, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या उपाय किया जा सकता है? उसके उपाय की मुझे लगता है चर्चा, वो थोड़ा सा ड्राइंग समझाना पड़ेगा। अच्छा। तो उसके लिए अभी इसकी अगली जो सीरीज अपन बनाएंगे उस सीरीज में हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये कैसे किया जाए। हाँ, लेकिन दक्षिण का ले तो सकते हैं, ऐसा कोई डर नहीं जी। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ हो रहा है कि लोग आजकल बड़ा प्रचलन है कुत्ते पालने का। अब ये क्यों पालते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन गाय पालना, कुत्ते पालना, बिल्ली पालना, इसका वास्तु से कोई रिलेशन है क्या? वास्तु से रिलेशन इनका है, टेंडेंसी अब जैसे आज लोग घर के बाहर कैमरा लगाते हैं लोगों की जानकारी लिए, कुत्ते भौंककर व्यक्ति को जागृत कर देते हैं, परंतु कुत्ते पाले जाते हैं खेतों पर। अच्छा। गाय पाली जाती है घर पर। ये आपने पुराना देखा होगा, तो राज उल्टा हो गया, गाय पाल रहे हैं खेत पर, कुत्ते पाल रहे हैं घर पर। कि कुत्ते का भौंकना शुभ नहीं होता है, कुत्ते का खाने को देखना शुभ नहीं माना जाता है। और ये आज भी साइंटिफिक प्रूफ्ड है कि कैमरा से यदि आप कुत्ते ने जो जिस भोजन पर निगाह डाली है उसका फोटो खींचोगे तो आपको नेगेटिविटी इसमें दिखाई देगी। तो इसलिए कुत्ते को घर से बाहर रखा जाता है, जबकि लोग ड्राइंग रूम और किचन विचन तक उसको ले आते हैं। कुत्ते तो बेड पे सो रहे हैं। बेड पे सो रहे हैं, हाँ, मालिक नीचे बैठा हुआ टीवी देख रहा है, कुत्ता उसके सिर पे बैठा हुआ। मैंने कई जगह देखा बड़ा। तो मतलब लोग कुत्ते की जगह यदि गाय पालें तो ऑटोमेटिक उसका वास्तु भी दूर हो जाएगा। गाय के अंदर अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। अच्छा। कितना आपको गंभीर रोग है, गाय के जो गले की जो झालर होती है उस पर आप हाथ फेरना शुरू करें, आपके स्वास्थ्य में अंतर आ जाता है। कोड़ जो लोगों को होती है गाय के ऊपर हाथ फेरने से कोड़ ठीक हो जाती है हाथ की। अच्छा। तो गाय के अंदर एक अतीन्द्रिय शक्ति है जो मदद करती हैं। वाह आचार्य जी, बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं, और ये छोटी छोटी जो बात बता रहे हैं ये वास्तु के मुताबिक और आम जीवन के मुताबिक भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अनिवार्य है। आचार्य जी, आपने अभी दिशाओं के बारे में बताया, दक्षिण दिशा के बारे में आपने बताया। लोग बड़े डरे हुए से रहते हैं, थोड़े से घबराते हैं दक्षिण दिशा का मकान लेने से, प्लॉट लेने से। लेकिन शराब की दुकानों की यदि हम बात करें, उसका मुंह किसी भी दिशा में हो, वो हमेशा अच्छी तरह से चलती है। तो ये कौन सा वास्तु होता है उसका? ये वास्तु होता है इसमें, क्योंकि व्हाट्सएप की बातें हैं ये। अच्छा। आप देखते हैं कि आपका जिस मोहल्ले में आप रहते हैं 5-7 हज़ार वहाँ पॉपुलेशन है, तो किराने की दुकानें कम से कम 40-50 होंगी। तो उस दुकान में यदि उसके कंपेयर में शराब की एक दुकान होगी तो वो 50 दुकान है, शराब की एक दुकान है, व्यक्ति जाएगा का तो उसमें भीड़ लगी होती है। तो इसलिए वो दिखती है कि वो दुकान हर जगह चल रही है। परंतु दक्षिण दिशा की यदि वो दुकान है तो मालिक उसमें परेशान रहता है, छापे डल जाते हैं उसके यहाँ पर, गलत दुरुपयोग उसके यहाँ हो जाता है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, फालतू के विवाद बन जाते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी उनके आ जाती है कि जो कमाया हुआ पैसा वो गलत चला जाता है। तो वो यदि उससे मालूम करेंगे तो बताएगा कि उससे कहाँ नुकसान हो रहा है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उसको नुकसान नेगेटिव इफेक्ट होते हैं होता है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ जो परिवार के बच्चे होते हैं उसके बारे में यदि बात की जाए, तो बच्चे की स्टडी के बारे में बात की जाए, स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, बच्चे का मुंह किस दिशा में होना चाहिए, मतलब किस दिशा में, किस डायरेक्शन में बैठ के वो पढ़ाई करे? पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छी दिशा होती है उत्तर और पूर्व होती है। अच्छा। पूर्व दिशा चूंकि सूर्य की दिशा है तो आपके ब्रह्मरंध्र पर उसका प्रभाव रहता है। रिवीजन जब हम करते हैं तब हमारा मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए, अर्थात चंद्र की दिशा में। पूर्व का संबंध ब्रह्मरंध्र से होता है, चंद्र का संबंध आज्ञा चक्र से होता है। तो जब हम वायव्य कोण की तरफ बैठकर रिवीजन करते हैं तो हमें अच्छा याद हो जाता है। उत्तर दिशा की तरफ हम बैठकर पढ़ाई करते हैं तो कठिन कठिन प्रश्न भी हमें याद हो जाते हैं। तो इन 3 दिशाओं का विशेष महत्व है, पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा का। अच्छा। तो उसमें महत्व अधिक होता है। पूर्व, उत्तर, पश्चिम, इस दिशा में बच्चे को मुंह मतलब उस तरफ बैठना चाहिए, उसकी स्टडी भी अच्छी होगी, उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी होगी। अच्छा, बुजुर्गों का कैसा रहता है परिवार में? बुजुर्गों का कभी, हालांकि ऐसा रूम तो नहीं होता, लेकिन उनका बिस्तर वगैरह कैसा होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर घर का क्या असर पड़ता है? नहीं, बुजुर्गों का असर पड़ता है घर पर। तो स्वास्थ्य के लिए उनको पूर्व दिशा में सिर करना चाहिए, पश्चिम दिशा में उनका पैर होना चाहिए, तो सर्वोत्तम दिशा होती है बुजुर्गों की। अन्यथा दक्षिण दिशा में सिर हो, उत्तर में पैर हो, दूसरी दिशा होती है। दक्षिण दिशा में सिर होना चाहिए। हाँ, कि मैग्नेट के हिसाब से चलता है। कर्क रेखा जो बनी हुई है उसमें आप यदि दक्षिण दिशा में सिर करते हैं, उत्तर में पैर करते हैं, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। वही कर्क रेखा के विपरीत वालों के लिए फिर उल्टा हो जाता है, उनका उत्तर में सिर होता है, दक्षिण में पैर होते हैं। अच्छा। जबकि अपने मरने के बाद दक्षिण में पैर किए जाते हैं। अच्छा। तो वो एक दिशा फिर बदल जाती है। अच्छा, घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ डिपेंड करती है क्या वास्तु पर, जिससे उसकी आर्थिक उन्नति हो? हाँ, आर्थिक स्थिति का घर का सवाल होता है। घर का आपने गांव में देखा होगा कि कुछ भी हो जाए, कोई कैसी कंडीशन में आ जाता था, घर के
फ्रंट में तो व्यक्ति पुताई कराता ही था दीपावली के समय में, त्यौहार ही होता था वो। तो होली और दिवाली 2 समय ऐसे घर की आपको साफ़ सफाई रखनी ही चाहिए। यदि होली दिवाली साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो आपके घर में गरीबी आना शुरू हो जाएगी और नाना प्रकार की आपकी उलझने जाएंगी, बच्चों में सोसाइटल टेंडेंसी खड़ी हो जाएगी, बीमारी पर खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो इसका असर पड़ता है साफ़ सफाई का, कलरों का और दिशाओं का, आपकी अलमारी रखने का। तो ये बहुत ऐसे छोटे छोटे से वो हैं जिनका एक असर होता है। नहीं आचार्य जी, आप सही कह रहे हैं, उस बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा असर होता है घर के, और ख़ास तौर पे घर के मुख्य द्वार के बाहर तो आपने बताया कि साफ़ सफाई विशेष तौर पर होनी चाहिए। तो आचार्य जी, ये बड़ा विस्तृत विषय है और मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में इसको समेट पाएँ अपन। तो अभी तो मेरे ख्याल से इसको यहीं विराम देना पड़ेगा, और चूँकि आपने हमसे वादा किया है कि लगातार हम वीडियो इस बारे में बनाते चले जाएंगे, तो इसके अगला सेक्शन में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, अभी आज के लिए तो केवल इतना ही, और आपसे आग्रह यह है कि लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आचार्य जी ने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की, इतने छोटे छोटे टिप्स आपको दिए, इसलिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे देश भर से, जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कार्यक्रम में आज इतना ही, अगली बार फिर नए किसी विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।